मेरी माँ अक्सर कहा करती है कि इंसान चाहे कितना भी छोटा या गरीब क्यों ना हो, उसकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ये बात ऐसे ही एक गरीब परिवार से जुड़ी हुई है, जो लालपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता है। रघु उस गांव के खेतों में जो फसल होती है, उस फसल को पंछियों से और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए एक लोहे के डिब्बे पर लकड़ी से मारते हुए शोर मचाने वाला काम करता है। ऐसा करने से जानवर फसल से दूर रहते हैं। रघु ये काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पास खुद का खेत नहीं है। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। हो सके तो आज मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। आप हर रोज यही बात कहते हो, लेकिन आप कभी आते नहीं हो। मैना तैयार हो गई है, जाते जाते उसे स्कूल तक छोड़ दीजिए। रघु की पत्नी गौरी शाम वक्त अपने घर के सामने एक रेहड़ी पर रोटियां बनाकर बेचती है। ऐसे उनका घर का गुजारे में थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। और उनकी बेटी मैना काफी होशियार और समझदार है। बच्चे स्कूल ना जाने की जिद करते हैं और मैना स्कूल जाने की जिद करती रहती है। पिताजी, गर्मियाँ कितनी बढ़ गई है ना? मेरे सारे दोस्तों ने इस बार नई एसी लिए है। क्या हम भी एक एसी खरीद सकते हैं पिताजी? हमारे पास उतने पैसे नहीं है बेटा, लेकिन इस बार हम नया पंखा खरीदने की कोशिश करते हैं। पंखे का तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे एक किताब खरीद कर दे दीजिए। शाम को माँ की दुकान के पास मिलते हैं। बाय बाय। ऐसा कहते हुए मैना स्कूल चली जाती है और रघु वहाँ से खेत में चला जाता है। स्कूल में पहुँचते ही उसे हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर 3-4 एसी लगे हुए थे। हेडमास्टर से बात करके वहाँ से लौटते वक्त मैना उनसे एसी के दाम के बारे में पूछती है। ये 20,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा कीमत वाले होते हैं बेटा। वो बात सुनकर मैना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को रघु और मैना गौरी की दुकान पर मिलते हैं। माँ, हमारे घर बहुत जल्द एसी आने वाला है। हम गरीब लोगों के घर एसी नहीं आते हैं बेटा, वो काफी महंगा होता है। वैसे भी एसी लगवाने के लिए हमारे घर में जगह ही कहाँ है। मैना उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, अपने आप में ही खुशी हो रही थी। वो देखकर गौरी और रघु चिंता करने लगते हैं कि उनके होशियार बेटी ऐसा क्यों कर रही है। मैना हर वक्त उस किताब को पढ़ती रहती है और अपने कमरे में अजीब अजीब सामान उठाकर लाकर डालती रहती है। वो वही किताब थी जिसे मैना अपने पिता से दिलाने को कह रही थी। जब से छुट्टियां मिली है, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही हो बेटा। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? गर्मी बहुत है, जो भी काम है तुम कमरे से बाहर आकर भी कर सकती हो बेटा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। कल आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कहते हुए मैना अगले दिन सुबह अपने कमरे से एक एसी उठाकर लेकर आती है। वो देखकर रघु और गौरी हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये बात भी समझ में आती है कि मैना इतने दिनों से कबाड़ी दुकान से पुराना सामान क्यों लेकर आ रही थी। माँ, पिताजी, ये लो,
आज एक गरीब के घर भी एसी आ गया और इसे बनाया है मैंने खुद अपने हाथों से। ये एसी भले ही कबाड़ी के सामान से बनी है, लेकिन मैं सब कुछ अच्छे से साफ करके पेंट कर दिया है, इसलिए ये इतनी साफ और नई लग रही है। क्या तुम ये सब उस किताब से सीखा है जो तुम मुझे खरीद कर देने को कह रही थी? मैना कहती है कि उसे उसी किताब से सीखा है और इसीलिए वो इतनी गर्मी लगने के बावजूद भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। गौरी और रघु को ये देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद रघु उस एसी को दीवार पर लगा देता है और वो अच्छे से काम करने भी लगती है। इसलिए इंसान छोटा हो या गरीब, सोच आगे की रखनी चाहिए। जयपाल एक आम इंसान है जो दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता है। जयपाल की पत्नी को कैंसर की बीमारी थी। उसकी इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वो आखिर तक अपनी पत्नी को बचाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रहा था। गांव वालों से उधार मांग रहा था, लेकिन कोई उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि जयपाल के 3 बच्चे थे और 3 के 3 लड़कियां थी। मुझे गलत मत समझो जयपाल, तुम जरूरत पड़ने पर हमेशा मेरे खेत में मजदूरी करने के लिए आते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। लेकिन क्यों जमींदार जी? अगर आप कहोगे तो मैं सारी जिंदगी आपके घर बिना पैसे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ जयपाल, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो गांव वाले मुझे क्या समझेंगे? तुम्हारी 3 बेटियों में से एक भी बेटा होता तो मैं तुम्हें जरूर पैसा दे देता, इस उम्मीद में कि वो किसी दिन मेरा पैसा लौटा देगा। बेटियां कहाँ से लेकर दे सकते हैं पैसे? वो बात सुनकर चुपचाप उदास होकर वहाँ से चला जाता है जयपाल। कुछ दिनों बाद जयपाल की पत्नी की गुजर जाती है, लेकिन जयपाल उसके जाने का असर अपनी बेटियों पर नहीं होने देता है। वो अपनी बेटियों को बिल्कुल उनकी माँ की तरह प्यार करता है और उनकी हर बात सुनता है। बाद में खेल लेना बेटा, जल्दी से आकर खाना खा लो। मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो पिताजी। मैं आ रही हूँ, लेकिन अपने हाथ से नहीं खाऊंगी। इन बाप बेटियों के बीच के प्यार को जयपाल की माँ हर्षिनी देवी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हमेशा उन्हें ताने मारती रहती है। पता नहीं तुझे इन लड़कियों में ऐसा क्या नजर आता है, बर्तन साफ करने के अलावा किसी काम की नहीं होती है ये लड़कियां। अगर मेरा एक पोता होता तो तुझे पैसे मिल जाते और मेरी बहू आज जिंदा होती। आगे चलकर वो तेरी मदद करता और इस घर को नई पीढ़ी देता। माँ, अब फिर से शुरू हो गई, वो भी बच्चों के खाना खाने के समय पर। मेरी बेटियां जैसे भी है मुझे प्यारी है। अब आप चुप हो जाइए। कर ले, मुझे जितना चुप करना है कर ले, लेकिन एक दिन जब ये सारी अपने अपने घर चली जाएंगी, उस दिन तू भी चुप हो जाएगा। बात करने के लिए और देखने के लिए इन दीवारों के अलावा कोई नहीं होगा तेरे पास। ये बातें जयपाल को तकलीफ देती थी, लेकिन उसकी बेटियों को अपनी दादी को गलत साबित करने का जोश देती थी। जयपाल काम पर चला जाता है
तीनों बहनें स्कूल चले जाते हैं। ऐसे दिन गुजारते जाते हैं और तीनों बहनें अपनी दादी की कड़वी बातें सुनकर बड़ी होते हैं। बड़ी बहनें प्रिया और जया कॉलेज में पढ़ते हुए पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। अब उनका कॉलेज खत्म हो गया है और दोनों अच्छी नौकरी कर रही है। चिट्टी अभी कॉलेज में है और वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन दादी आज भी वैसे की वैसे ही है। मेरे मना करने के बावजूद भी इन्हें पैसे बर्बाद करके पढ़ाता रहा। अब इनकी शादी की उम्र हो गई है और तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बेटियां अपनी मेहनत से पढ़कर आज अपनी ही मेहनत की वजह से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है। आज वो एक इज्जत वाला काम करते हैं और उनकी 1 महीना की तनख्वाह मेरे पूरे साल की मजदूरी से भी ज्यादा है। वो बात सुनकर बूढ़ी दादी का मुंह बंद हो जाता है और कुछ दिन गुजारते हैं और जयपॉल अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर देता है। चिट्टी की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब जयपॉल को उसकी भी शादी करनी थी। इन्हें तूने तराश कर हीरा तो बना दिया, लेकिन मैंने कहा था ना, एक दिन तू अकेला पड़ जाएगा। बेटियां चाहे जैसे भी हो, लेकिन पराई ही होते हैं। बचपन से आप हर नुकसान का जिम्मेदार हम बहनें को भी बताती आई हो दादी, और हमने हर बार आपको गलत साबित किया है। और अब ये आखिरी बार और आखिरी बात होगी जब हम आपको गलत साबित करेंगी। मैं उसी समझदार इंसान से शादी करूंगी जो मुझे समझकर मेरे साथ मेरे पिता के घर में रहे। वो बात सुनकर दादी रोने लगती है और हर एक बात को याद करके अफसोस करने लगती है। तब जयपॉल अपनी माँ को समझाकर चुप करवाता है। सिर्फ मेरी ही नहीं माँ, किसी भी बेटियां किसी के लिए भी बोझ नहीं होती है।